हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातों से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। एक इंटरेस्टिंग वीडियो आज दोबारा अभिजीत चावड़ा जी के पास ही जाएंगे मिली है मुझे, जिसमें किसी ने उनसे पूछा है कि क्या इंडिया ने स्टारविंग चाइनीज़ सोल्जर्स की हेल्प की थी तिब्बत को कॉन्कर करने के लिए, जो कि टेक्निकली मुझे सवाल थोड़ा अजीब इसलिए लगा क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया ने एक्चुअली हेल्प की थी, लेकिन चाइनीज़ सोल्जर्स की नहीं, दलाई लामा की, जो कि तिब्बत की मेन अथॉरिटी थे उस टाइम पे इंडिया में शरण देने के लिए। लेकिन जैसा कि हम अक्सर अभिजीत जी के साथ देखते हैं, वो काफ़ी सारी ऐसी बातें सामने लाते हैं जो जनरली मेन स्ट्रीम में इतनी जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। और मैंने जिन बातों को पढ़ा है, हो सकता है उन सोर्सेज में अगेन वो चीज़ मिस हो गई हो, तो देखते हैं कि उनका क्या कहना है और फिर बात करेंगे। हालांकि जनरली आप लोगों को पता है, मैं काफ़ी ज़्यादा जो नेहरू या गांधी, जो इंडिया का जो लिबरल साइड है, उसके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट जो बातें होती हैं उनको मैं इसलिए थोड़ा सा विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब फॉलिबल हैं, हम सब गलतियां कर सकते हैं। तो उन लोगों ने भी डेफिनेटली बहुत सी गलतियां की होंगी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े काम किए थे। आप जितने ही बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, टेंडेंसी इस चीज़ की है कि आप उतनी ही बड़ी लेवल की गलती करोगे, क्योंकि कर ही आप सकते हो। जो बंदा सड़क पर रिक्शा चला रहा है, उसकी बहुत से बड़ी गलती से भी देश की जीडीपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। या फिर जो एक दुकानदार है, हाँ, एक माइक्रो लेवल का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उस लेवल का कि नहीं कि आप याद पुश्तों बाद उसको उसके बारे में सोच के बात करो। तो आई काइंड ऑफ उनको दे देता हूँ फ्री पास, फ्री पास नहीं, बट एक ज़्यादा सोचना, एक ज़्यादा मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने का मैं उनको ज़रूर पास देता हूँ कि ठीक है, हम उन्हें आज जज कर रहे हैं उनके उस वक्त के फ़ैसलों पे, बट क्या हम कोई ऐसा इंसान ढूंढ सकते हैं जो उसी वक्त में उससे बेटर फैसला ले लेता? और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यस, वो इंसान ऐसा कर सकता था, तो उसका बेसिस क्या है? एक कहावत है अंग्रेज़ी में, हाइंडसाइट इज़ 20/20। अगर आपको सिंपल वर्ड में समझना है तो मैं उस कहावत के हिसाब से सोच रहा हूँ कि जब चीज़ें हो जाती हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि चीज़ें हो गई। रियल टाइम में उन्हीं चीज़ों को हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की लाइट में देखते हैं। एनीवे, वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे साथ साथ। Did Nehru help China to conquer Tibet by providing food supplies such as rice? Well, once again, we have to deal with the great Shri Nehru. So let me let me यस। share a website that I have, because you should not take my word for this. You should see it for yourself. बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so this is an article. और बाय द वे, जो मैं बात कह रहा था उसी में थोड़ा सा ऐड ही करना चाहूँगा कि देखो, आज जो ये हो रहा है ना, नेहरू और गांधी जी और इन ये जो ग्रुप है इसके अगेंस्ट, और जो मैं कह रहा हूँ कि हम सब फॉलिबल हैं और गलतियाँ हम सबसे हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीरियड कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है इंडिया में, तो इन लोगों को एक गॉड लाइक इमेज इनकी सेट की गई थी इंडिया में शुरू से ही सरकार के द्वारा, जैसे कि किसी इंपीरियल डायनेस्टी में किसी राजा की जाती है कि राजा इज़ लाइक नेक्स्ट टू ओनली गॉड। तो इस तरह की एक इमेज सेट की गई थी कि लाइक दे वो ये लोग देव पुरुष हैं, समथिंग लाइक दैट। और हमने फिर इनको ऐसा मान लिया क्योंकि हम तो बच्चे थे, हमें तो बचपन में स्कूल में बताया गया था। और फिर जब हम बड़े हुए और फिर जब हमें इनकी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली, तो हमारा बिल्कुल ही जो टूट के जैसे रिस्पेक्ट का लेवल जब यहाँ था टॉप पे, तो वो बिल्कुल ही फिर नीचे बॉटम पे आ गया। अगर हमें एक प्रॉपर सिखाया जाता, हाँ भाई ये नेता थे, ये काम कर रहे थे, इनकी इन्होंने ये किया जिसके ये नतीजे निकले, ठीक है, इंसान के तौर पे पढ़ाया जाता, तो फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस जिसे कहते हैं वो नहीं होता इन लोगों का।
लेकिन अगेन, अगर एजुकेशन सिस्टम में एक गलती थी जिसका कि अब भुगतान भुगता जा रहा है, तो लेट्स नॉट मेक इट अ सेकंड ब्लंडर, और काइंड ऑफ चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखते हैं. ये मेरी कोशिश है. Article that references a book by Claude Arpi, Nehru's India helped China conquer Tibet. So let's read this. Let's read this. संडे गार्डियन. ओके. So the Chinese invasion of Tibet, which culminated in the 1962 war between India and China, has often been portrayed as the great Chinese betrayal, a stab in the back, as Jawaharlal Nehru would say with much pain and anguish. Claude Arpi, in his 2017 book, Tibet, The Last Months of a Free Nation, proved with fresh shreds of evidence that the notion of betrayal was a farce. It was a stab from the front, as M.J. Akbar observed in his biography on Nehru, for the then Prime Minister Shri Nehru ji and his comrades refused to see the writing on the wall for more than a decade. In his latest book, ये मैं अग्री करता हूँ. देखो, इसको कहते हैं कंप्लेसेंस, यानी कि इग्नोर कर देना प्रॉब्लम को, आती हुई प्रॉब्लम को देखते हुए, या फिर जो नेसेसरी कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए. और कंप्लेसेंस तो यार, अगर हम अपने लीडर में देखें, कंप्लेसेंस क्या, वो लोग तो डायरेक्ट करप्शन करते हैं, तो कंप्लेसेंस तो भाई बहुत छोटे लेवल की गलती है इन लोगों के लिए. ये अंदर लालू जैसे और दूसरे इस तरह के जो लीडर हैं, अंदर चारा खाने में बैठे हुए हैं कंट्री का. आई मीन गाय जिसके लिए पूरी दुनिया में इंडिया फेमस है कि वहाँ पे इसको बहुत इज्जत का दर्जा मिलता है और लोग बीफ नहीं खाते और सो ऑन एंड सो फोर्थ. हालांकि वो बात पूरी तरीके से सही नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ लोग खाते हैं, बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. उसका चारे में घोटाला कर रहे हो भाई, जिसको आप मानते हो, और आप देश चलाओगे. और गॉल इतना है कि स्टेज पे आके दूसरों को गालियाँ देते हैं. हालांकि दूसरे भी कोई इनसे बेहतर नहीं है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स का तो यार क्या बात. Will Tibet ever find her soul again? RP comes up with another explosive revelation that Nehru's India supplied rice to the invading PLA troops in Tibet when they were busy rampaging and decimating the Tibetan way of life and culture in the early 1950s. The most grotesque incident of this period was the feeding of the PLA's troops with rice coming through India, writes the France-born expert on Tibet and China. Without Delhi's active support, the Chinese troops would not have been able to survive in Tibet. Tibet, before the massive Chinese influx of the 1950s, was a self-sufficient society, etc. They only ate roast barley, known as tsampa, which had been their staple food for centuries. The influx of fresh troops brought the first serious problem in the new coexistence between the Chinese occupants and the Lhasa government, the availability of foodstuff. To overcome the food crisis in Tibet, Chairman Mao and his comrades looked towards India. S.K. Krishnatri, the Indian trade agent ITA in Yangtze, mentioned that the Chinese government had requested the government of India for an agreement allowing facilities for the transport of food and other supplies through India. The Chinese government wanted transit facilities for 10,000 tons of food grains through India as a special case. Mr. Nehru first agreed after careful consideration to allow the transit of around 3,000 tons of rice to Tibet. While pointing out the transport problems, the government of India expressed their willingness to consider it together with all outstanding issues, etc. And sadly, but not surprisingly, the Tibetan part of the story was forgotten. Blinded by dark ideological lenses or even duped by China's by chimera, India refused to see the true nature of communist China and its devastating presence in Tibet. It did not even grasp that China was heading out in India when it gave a call in the 17-point agreement to drive out imperialistic forces from Tibet, because India had a diplomatic and even a military presence in Tibet. Yeah. India had troops in Tibet before the Chinese invasion and even during the मैंने ये मैं इस वक्त नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक राइटर की बुक है, बाद में कभी शेयर करूँगा. उन्होंने बताया कि तिब्बत के अंदर इंडियन ट्रूप्स होते थे, इंडियन आर्मी थी जो उनकी डिफेंस का काम करते थे. और इस
ख्याल के तहत उसे अबैंडन कर दिया गया कि क्या फ़ायदा है, चाइना से दोस्ती करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा. ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट टेंडेंसीज थी, सोशलिस्ट टाइप के लोग थे, कम्युनिस्ट टेंडेंसी थी टूवर्ड्स चाइना, एक स्वीट कॉर्नर रहा होगा डेफिनेटली. Chinese invasion. India also had diplomatic presence and various other government officials. So, so basically, the Chinese called for driving out aggressive imperialistic forces from Tibet, which they meant by which they meant India. This rice diplomacy continued for well over 4 years. In 1954, it was re-emphasized that India would continue to supply rice to the People's Liberation Army stationed in Tibet. Rice which China would buy was intended exclusively for Tibet, etc. And then at the end of 1954, they did not need Indian rice anymore. So this is the truth. This is not my opinion, and this is not the only article. This is just one article that illustrates the fact of what happened. So basically, the Chinese soldiers who invaded Tibet would never have been able to survive in Tibet, let alone occupy it, had Shri Jawaharlal Nehru not fed them with Indian rice. At the time, India was a poor country. India had famines and all that because of the depredations of the British, and yet India was busy feeding its rice to the invading Chinese soldiers in Tibet. So Mr. Nehru, the great statesman Shri Nehru ji, aided and abetted the Chinese invasion of Tibet. Without Mr. Nehru, China would never have been able to occupy and conquer Tibet. These are hard facts. I am not making it up. I just showed you the article. So yes, Dheeraj, it is true. Mr. Nehru did facilitate China's conquest of Tibet by providing critical food supplies, rice, to the Chinese. Did ओके, जो इस आर्टिकल में लिखा है और जो उस फ्रेंच राइटर ने क्लेम किया है, अगर वो सही है, क्योंकि ओके देखो, समझो कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन आपने न्यूज़ में कुछ पढ़ा, सीधा ये मत मान लो कि वो सच है. जस्ट बेयर विद मी, और मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा, सीधा ही मत मान लो वो सच है. हमेशा उसका रेफरेंस होता है. ये जो हमने आर्टिकल देखा, इसमें इस फ्रेंच राइटर के आर्टिकल का रेफरेंस था. तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो उस फ्रेंच राइटर के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसकी बुक की बात हो रही है आर्टिकल में. अब उस बंदे ने रिसर्च की होगी या कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइंड आउट किए होंगे, या कहीं ना कहीं से उसको ये सारी जानकारी मिली होगी, जिसको उसने अपनी बुक में इंक्लूड किया, और फिर उसकी बुक के रेफरेंस से ये आर्टिकल लिखा गया. इस तरह से इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है या इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है. एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं साइटेशन. जो लोग एकेडमिक परसूट्स फॉलो करते हैं उनको पता होगा. कभी भी अगर आप अपने पेपर में, आप कोई पेपर लिखते हो किसी भी तरीके का, किसी भी सब्जेक्ट पे, एक जिसे आप कहीं सबमिट करोगे यूनिवर्सिटी या किसी भी डिसेंट लेवल पे, तो आपको साइटेशंस देनी होती है. साइटेशन देने के एक कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग डेट, राइटर का नेम, लास्ट नेम, व्हाटएवर, डिपेंडिंग आप कौन सा साइटेशन का स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो, आप साइट करते हो इन्फॉर्मेशन को, ताकि चेन ऑफ सोर्स एस्टैब्लिश हो कि अच्छा इसने यहाँ से पता किया था, उसने वहाँ से पता किया था, उसने वहाँ से पता किया था. ये जिसमें आपको एक रेफरेंस देने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने पेपर वगैरह नहीं लिखे किसी भी एकेडमिक लेवल पे, यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में फॉर दैट मैटर. ठीक है, हम इस बात के लिए यहाँ, क्योंकि हमारे पास अगेन एक आर्टिकल है, कोई सोर्स नहीं है, कोई पीछे से इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कभी भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं मानना चाहिए इस लेवल की. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सही है, मान लेते हैं ये सही है, और अगर ये सही है तो फिर क्यों नेहरू को इतना महान नेता करके बताया जाता है इंडिया में. हालांकि मैं नेहरू को की रिस्पेक्ट करता हूँ किसी न किसी लेवल पे. वो इसलिए क्योंकि देखो यार, सोचो कि किसी ने गाड़ी नहीं देखी, बस एक आइडिया किसी के दिमाग में आ गया, उसने गाड़ी बना ली, और वही उसको पहली बार चला रहा है. वो उसको ठोक भी देगा ना बेटे मौज कर दी वाले बंदे की तरह, तो भी उसको गालियाँ नहीं पड़ सकती, क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने गाड़ी चलाई.
हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन के बाद ब्रिटिश इंडिया से जा रहे थे, उन्होंने जैसी तैसी कंट्री इकट्ठी करके डिवाइड करके वटेवर दे दी। नेहरू ने 17 साल उस कंट्री को चलाया। जैसे या तैसे एटलीस्ट हम उतने बुरे तरीके से एंड अप नहीं हुए जितने बुरे तरीके से उस वक्त आज़ाद हुई ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज का हाल जो हुआ था, हमारा वो एटलीस्ट वो सीन नहीं हुआ। और इनफैक्ट कुछ जैसे IITs के एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशन साइड पे नेहरू की एक्चुअली अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो उन चीज़ों के लिए उस बंदे की रिस्पेक्ट भी है, बट डेफिनेटली उस बंदे की एक ये साइड भी थी जहाँ पे उसने नेगेटिव डिसीजंस लिए, फॉर एग्जांपल इस तरीके का। इनफैक्ट यार आप कैसे अलाउ कर सकते हो? आई थिंक एक राइटर है इंडिया के, शिव खेड़ा, उनका एक कोट है कि अगर आपके पड़ोसी पे किसी तरीके की मेजरी आई हुई है या फिर कोई असॉल्ट कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहे तो अगला टारगेट आप होगे। और बिल्कुल सही बात है, तिब्बत हमारा नॉट जस्ट नेबर था, एक कल्चरल ब्रदरली नेशन है, और उन पे हमला किया और उन्होंने मतलब कुछ किया भी नहीं उनको रोकने के लिए। एनीवे, एक और तिब्बतन्स के बारे में स्टोरी है, किसी दिन और शेयर करूँगा, वो भी मुझे उसका, आपको पता है वो आइडियल रिफ्यूजी हैं, उनको रिफ्यूजी स्टेटस है इंडिया में, जितने भी तिब्बतन्स इंडिया में रहते हैं, लेकिन वो आइडियल लोग हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं, कोई सरकार से जॉब नहीं मांगते, सरकार के आगे कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, सिवाय चाइनीज़ एम्बेसी के आगे, वो भी इंडिया उनको नहीं करने देता। चाइनीज़ आज क्या कर रहे हैं, रोज़ वीडियोस डालते हैं कि हम इंडिया को हरा देंगे, इंडिया के लिए बुरा हुआ, ये होगा। यार उनको 4 गालियाँ देके उनको उनकी जगह पे डालो ना। आई मीन गालियाँ से मेरा मतलब है उनको उनकी वो बताओ कि भाई ये तुम्हारी गलती है, तुम चोर हो, चोर को चोर बोलने में क्या दिक्कत है? उन्होंने चोरी की है तिब्बत की ज़मीन, ज़बरदस्ती का कब्जा किया हुआ है, ना वहाँ के लोग उनके साथ रहना चाहते, ना वहाँ का रिलीजन उनके साथ मिलता है, कल्चर भी नहीं मिलता, एक डिफरेंट कल्चर है, बस ज़बरदस्ती ताकत के जोर पे कब्जा किया हुआ है। तो भाई जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे तो कैसे आप कह सकते हो कि आपकी सरकार, देश की सरकार आइडियल है और आपकी कंट्री आइडियल है? आज भी कौन सा हम सही कर रहे हैं? फॉर दैट मैटर, टू बी ऑनेस्ट, आज भी तो हम बिजनेस दे रहे हैं ना चाइना को, हमको चाहिए फ़ोन और ये सारी चीज़ें, तो हम कौन सा नेहरू से बहुत बेहतर है, टू बी ऑनेस्ट? तो यार उसकी भी शायद कोई मजबूरी रही होगी, हम भी तो ले रहे हैं ना ओप्पो और वीवो के फ़ोन और जितने भी उनके OnePlus के जो सामान आते हैं, और भी, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है, और भी 36 चीज़ें हैं। तो आप भी मतलब भाई नेहरू, ऑफ कोर्स यस मैं मानता हूँ ये गलत है, उसने किया गलत, पर वो कहते हैं ना कि पापी के ऊपर वो पहला पत्थर मारेगा जिसने खुद पाप ना किया। तो हम आज एज इंडिविजुअल, एक बंदा इंडिया का, हम हेल्प कर रहे हैं चाइना को। तो ये बात है भाई, सच तो ऐसा है। एनीवे, इस नोट पे आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।